आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दूसरी परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी दो प्रकार की होती है। पहला कैसेग्रेनियन दूरदर्शी जो हमने पहले पढ़ लिया है। अब दूसरा है न्यूटन की दूरदर्शी, यानी एक दूरदर्शी कैसेग्रेन साइंटिस्ट ने बनाई थी और दूसरी दूरदर्शी न्यूटन ने बनाई। ये है परावर्ती दूरदर्शी नंबर 2। तो सबसे पहले इसमें भी बात करें हम, इसकी संरचना ही हमें पढ़नी है, बाकी कुछ नहीं आता, इसमें आवर्धन क्षमता नहीं निकाली जाती। तो संरचना के बारे में बात करेंगे। इसमें भी क्या होता है, एक खोखली नलिका होती है। खोखली नलिका का एक सिरा खुला रहता है। खुला भाग हमेशा दृश्य की तरफ रखा जाता है, यानी वस्तु की तरफ रखा जाता है। और दूसरा सिरा जो बंद होता है, दूसरा सिरा जो बंद होता है उस पर क्या लगा हुआ होता है, एक अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। बंद वाले भाग पर क्या लगा हुआ होता है, अवतल दर्पण। ये जो अवतल दर्पण है यह अभिदर्शक का कार्य करता है। ये वाला दर्पण जो है ये अवतल दर्पण होता है और ये कार्य करता है अभिदर्शक का। अभिदर्शक का कार्य करता है। अब देखिए ये वाली दूरदर्शी है तो बात ये दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए उपयोग होती है। तो दूर वस्तु स्थित है तो वहाँ से जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी वो समांतर आपतित होंगी और समांतर प्रकाश की किरणें सीधी किस पर टकराएंगी, अभिदर्शक दर्पण पर टकराएंगी। ये लीजिए, अब बताइए ये अभिदर्शक क्या है, दर्पण है। अभिदर्शक क्या है, दर्पण है। तो दर्पण से ये किरणें क्या होंगी, परावर्तित होंगी। समांतर होने के कारण ये किरणें फोकस बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगी, अभिदर्शक के फोकस बिंदु पर केंद्रित होंगी, यानी ये प्रकाश की किरणें यहाँ आकर के अध्यारोपित होती हैं। लेकिन फिर यहाँ समस्या आ गई, ये प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, लेकिन केंद्रित होने से पहले ही यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, एक समतल दर्पण लगा दिया जाता है और वो भी क्षैतिज से कितने 45 डिग्री के कोण पे झुका हुआ। मतलब ये यहाँ मिलने वाली थी लेकिन इनमें यहाँ क्या लगा दिया, एक समतल दर्पण लगा दिया। ये समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है। तो ये प्रकाश की किरणें यहाँ मिलने वाली थी लेकिन अब यहाँ नहीं मिलेंगी। ये प्रकाश की किरणें कहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी। ये प्रकाश की किरणें वहाँ मिलने वाली थी लेकिन ये प्रकाश की किरणें नीचे की तरफ मुड़ जाएंगी और इस बिंदु पर क्या हो जाएंगी, केंद्रित हो जाएंगी। यानी जो अभिदर्शक था दर्पण हमारा, वस्तु अनंत पर है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है, यहाँ उसका प्रतिबिंब बनने वाला है। अब देखिए इसमें नेत्रिका कहाँ लगाई जाएगी। इसमें नेत्रिका, इसका नलिका का एक भाग कटा हुआ होता है यहाँ से और इस भाग में क्या लगाया जाता है, नेत्रिका के रूप में अवतल उत्तल लेंस लगाया जाता है। नेत्रिका के रूप में कटे हुए भाग पर उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए अब ये जो नेत्रिका है ये इसको क्या समझ लेगा, वस्तु समझ लेगा। जो ये प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, इसको क्या करेगा, नेत्रिका वस्तु समझ लेगा। तो देखिए यहाँ हम ऊपर ये मुख्य अक्ष बना दी नेत्रिका की। अब ये वस्तु है तो वस्तु से कितनी प्रकाश की किरणें चलनी है, एक यहाँ और एक प्रकाश केंद्र पर जाएगी नेत्रिका के। एक यहाँ से जाएगी प्रकाश केंद्र से और दूसरी मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर वाली प्रकाश की किरण इसके फोकस से गुजरेगी। समांतर वाली प्रकाश की किरण नेत्रिका के फोकस से गुजरती है। ये नेत्रिका का फोकस बिंदु हो गया Fe। तो ये प्रकाश की किरणें आगे जाके नहीं मिलने वाली हैं, इसलिए हम इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाएंगे। ये वाली किरण भी पीछे बढ़ेगी और ये वाली प्रकाश की किरण भी
पीछे बढ़ेगी, जहाँ ये दोनों काटेंगी वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा A डबल डैश B डबल डैश। ये हुआ आवर्धित प्रतिबिंब और अंतिम प्रतिबिंब। तो ये था न्यूटन की दूरदर्शी का चित्र। एक बार फिर बता देता हूँ मैं न्यूटन की दूरदर्शी में क्या होता है। एक नलिका लेते हैं जिसका एक भाग खुला होता है, खुला भाग हमेशा वस्तु की तरफ होता है। दूसरे भाग पर एक अवतल दर्पण लगा होता है जो अभिदर्शक का कार्य करता है। कई बार आप इसको एक परवलयाकार दर्पण भी मानेंगे, लेकिन होता अवतल ही आकार का है। अब अपन बात करेंगे वस्तु से आने वाली समांतर किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु पर केंद्रित होती हैं, लेकिन केंद्रित होने से पहले 45 डिग्री कोण पर झुका एक समतल दर्पण लगा दिया जाता है। यह समतल दर्पण प्रकाश किरणों की दिशा को मोड़ने का कार्य करता है। और जहाँ ये प्रकाश किरणें, ये वाली प्रकाश किरण इधर आ जाएगी और ये वाली प्रकाश किरण इधर आ जाएगी। जहाँ ये प्रकाश किरण एक दूसरे को काटेंगी वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। इस प्रतिबिंब को नेत्रिका वस्तु समझ लेता है और इसका पुनः बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बना देता है। प्रतिबिंब बनाना कैसे है? वस्तु से, ये वस्तु है तो वस्तु से एक प्रकाश की किरण तो समांतर जाएगी मुख्य अक्ष की, और दूसरी प्रकाश केंद्र से जाएगी। ये दोनों किरणें पीछे बढ़ाते हुए इनको मिला देंगे, जहाँ मिलेंगी वहाँ क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ये था न्यूटन की दूरदर्शी। अब इसके बाद में, न्यूटन की दूरदर्शी के बाद में हमें बात करनी है इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक, अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी में कौन सी दूरदर्शी अच्छी होती है। तो देखिए, तो अब हम अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी की तुलना करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इन दोनों में जो परावर्ती दूरदर्शी होती है, यह दूरदर्शी श्रेष्ठ होती है। दोनों में श्रेष्ठ दूरदर्शी कौन सी है? परावर्ती दूरदर्शी। उसके पीछे मैं कारण नंबर 1 बताता हूँ। अपवर्ती दूरदर्शी में लेंस लगे होते हैं। अपवर्ती दूरदर्शी में लेंस लगे होने के कारण वर्ण विपथन होता है। वर्ण विपथन एक घटना होती है जिसके बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना, आगे की कक्षाओं में हम ये बात करेंगे वर्ण विपथन की। तो अपवर्ती दूरदर्शी में क्या लगे हुए होते हैं? लेंस। और उस लेंस के कारण वर्ण विपथन होने की संभावना रहती है। लेकिन परावर्ती दूरदर्शी में क्या लगे होते हैं? दर्पण लगे हुए होते हैं, इसलिए उसमें वर्ण विपथन की संभावना नहीं होती है। तो नंबर 1 बात। तो ये था अपनी पहली बात, वर्ण विपथन लेंस में ही होता है। और मैं ये नहीं कहता कि अपवर्ती दूरदर्शी में होगा ही होगा, कन्फर्मली होगा, लेकिन वर्ण विपथन की संभावना उसमें बनी रहती है, कभी भी हो सकता है। लेकिन परावर्ती में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद नंबर 2 बात करने वाले हैं। देखिए, अपवर्ती दूरदर्शी लेंस की बनी होती है और परावर्ती दूरदर्शी में दर्पण होते हैं। तो लेंस की तुलना में दर्पण वजन में हल्का होता है, उसका भार कम होता है। दर्पण हल्का होता है। दर्पण से बनाएंगे, दर्पण हल्का है, और दर्पण से दूरदर्शी बनाएंगे तो वो भी भार में हल्की होगी, और हल्की होने के कारण उसे यांत्रिक सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। यानी बहुत बड़ी बड़ी दूरदर्शी होती हैं, और बड़ी बड़ी दूरदर्शियों को इधर उधर थोड़ा बहुत भी हिलाना पड़े तो अतिरिक्त किसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी मशीन से या किसी अन्य आदमी से उसको घुमाया जाता है। अकेला आदमी नहीं घुमा सकता, इतनी बड़ी बड़ी दूरदर्शी होती हैं। तो अगर दूरदर्शी लेंस से बनाएंगे तो भारी होगी, और उसको हिलाने के लिए या घुमाने के लिए अतिरिक्त सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। और रही बात
परावर्ती दूरदर्शी दर्पण लगे होते हैं तो दर्पण अपेक्षाकृत हल्के होते हैं, तो उसमें यांत्रिक सहारे की आवश्यकता नहीं होती। तो ये थी बात दूसरी। उसके बाद अपन तीसरी बात करने वाले हैं, जैसे ये वर्ण विपथन होता है ठीक इसी प्रकार लेंसों में गोलीय विपथन भी होता है। क्या होता है? गोलीय विपथन होता है, किसमें? लेंसों में, और दर्पण में ऐसा नहीं होता। तो गोलीय विपथन होने के कारण लेंस से बनी दूरदर्शी ठीक नहीं होती है, जबकि दर्पण से बनी दूरदर्शी में ऐसा कुछ नहीं होता, गोलीय विपथन की घटना नहीं होती, इसलिए दर्पण से बनी दूरदर्शी अच्छी होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे तो ये था अपना पॉइंट नंबर 3। अपवर्ती दूरदर्शी में गोलीय विपथन की संभावना होती है, इसीलिए परावर्ती दूरदर्शी श्रेष्ठ है, क्योंकि परावर्ती दूरदर्शी में दर्पण लगे होते हैं और दर्पण में गोलीय विपथन नहीं होता है। तो इन तीनों कारणों को ध्यान में रखते हुए हमें पता है कि परावर्ती दूरदर्शी ही श्रेष्ठ होती है।